गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। गाइस, गुप्त साम्राज्य हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस जो अपनी क्लास हुई है उसमें गुप्त साम्राज्य से इंपॉर्टेंट कुछ बातें हमने डिस्कस की है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा है किस तरीके से गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है, और इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के कुछ राजाओं के बारे में बात की थी, जैसे कि संस्थापक हैं श्रीगुप्त, उनके पुत्र हैं घटोत्कच, और उसके बाद में हमने देख लिया था चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम मैंने आपको बताई थी, इन्होंने शादी की है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। इन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, इनका टाइम क्या है 319 AD से लेकर के 335 AD तक। ठीक, अब इसी के बाद में देखिए इनके पुत्र हैं तो ऑब्वियसली इनके बाद में ही है, तो इनका टाइम आपको कहां से याद रखना है, यहीं से शुरू करेंगे 335 AD से लेकर के 375 AD तक। ठीक, 375 AD तक ये यहाँ पर राजा रहेंगे। चलिए अब देखिए इनके बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। कौन है? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र हैं, और इसी वजह से ये अपने आप को लिच्छवी दोहित्र, क्योंकि इनके नाना हो गए ना लिच्छवी राजा, तो अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहकर ये पुकारा करते थे। दूसरा देखिए, ये मैंने आपको बताया था वास्तविक संस्थापक हैं। और वास्तविक संस्थापक क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि अब साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हो जाता है, लेकिन साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार होता है समुद्रगुप्त के समय में। सर्वाधिक जो सीमा होती है वो समुद्रगुप्त के समय होती है, और इसी वजह से देखिए सर्वाधिक सीमा क्यों होती है, क्योंकि इसने क्या करा था, कई सारे युद्धों को जीता था और लगभग 100 युद्धों का इसको विजेता बोला जाता है। अब देखिए 100 युद्धों का विजेता बोला जाता है, इसी वजह से एक अंग्रेज इतिहासकार हैं जिनका नाम है V.A. स्मिथ। अब ये जो V.A. स्मिथ है ये इनको भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 100 युद्धों का विजेता हमें इनका उल्लेख मिलता है। जैसे नेपोलियन ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे ना, उसी तरीके से इसलिए समुद्रगुप्त ने भी बहुत सारे युद्ध किए हैं, और इसी वजह से समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ ने क्या बोला है, भारत का नेपोलियन कहा है। अच्छा, ये जो इनके युद्ध है, इन युद्धों का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है, तो इन युद्धों का उल्लेख हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। अब देखिए आपके सामने दो बातें आ गई हैं। एक तो मैंने आपको बताए हैं अभिलेख, राइट, एक तो मैंने आपको बताए हैं अभिलेख, और दूसरा यहाँ पर आपने पढ़ी है प्रशस्ति। अब इन दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं क्या होता है अभिलेख और क्या होता है प्रशस्ति। देखिए प्रशस्ति का जिक्र आया है, प्रशस्ति शब्द किससे बना है, प्रशंसा से। अब प्रशंसा मतलब किसी की तारीफ करना। अब देखिए आप यहीं से समझ लेना, जहां भी किसी प्रशस्ति का उल्लेख आए ना, वहां पर आप ये समझ लेना, जैसे कि आगे चलकर हम देखेंगे ऐहोल प्रशस्ति, जिसमें हमें चालुक्य राजा के प्रशंसा का उल्लेख मिलेगा। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, प्रशंसा मतलब सामने वाले की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें। अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है भाई, प्रयाग प्रशस्ति है, किसके लिए लिखी गई है, समुद्रगुप्त के लिखी गई है। तो समुद्रगुप्त के, और देखो लिखता कौन है, कोई ना कोई दरबारी जो भी होता है ना, जो राजा के बहुत करीबी होगा, जो राजा का बहुत कृपा पात्र होगा, वही इस प्रशस्ति को लिखवाता था। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसको लिखवाया किसने है, हरिश्चंद्र ने लिखवाया है। अब देखिए अब ये अपने क्या करते हैं, अपने राजा का गुणगान किया करते थे। जैसे प्रयाग प्रशस्ति मैं ये कह रही हूँ, प्रशस्ति देखिए, प्रशस्ति मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें, राजा की कोई भी नेगेटिव चीजें हमें यहाँ पर पता नहीं चलेगी। अब खुद इमेजिन करो, समुद्रगुप्त है तो एक इंसान ही ना, तो क्या उसमें कुछ नेगेटिव चीजें नहीं होंगी, ऑब्वियसली होंगी, लेकिन हमें प्रशस्ति में और उसकी नेगेटिव चीजें नहीं मिलेंगी। हमें प्रशस्ति में क्या मिलेगा,
सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें मिलेंगी जिससे हमें राजा की छवि जो है ना एकदम क्लीन नजर आए। वहीं पर अभिलेख के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो अभिलेख में हमें उस काल के बारे में बहुत सारी बातें भी मिल जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें हैं। जैसे कि हम अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो अशोक के अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का भी वर्णन है। तो क्या कलिंग युद्ध का वर्णन कोई पॉजिटिव चीज है? वो तो एक नेगेटिव व्यू हो गया ना, लेकिन अभिलेख में हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिल रहा है तो क्या हो गया, अभिलेख में हमें सारी बातें मिलती हैं लेकिन प्रशस्ति में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें मिलती है। राइट, क्लियर हो गया? चलिए देखिए, अब जब यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति का जिक्र आया ही है तो पहले समुद्रगुप्त के बारे में और जानने से पहले प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देख लेते हैं। देखिए प्रयाग प्रशस्ति है कहाँ पर, लिखवाई किसने? हरिशेन ने लिखवाई है। अब देखिए हरिशेन भी जो है ना समुद्रगुप्त के समय दरबारी तो था ही लेकिन थोड़े ऊंचे पद पर था, जैसे कुमारामात्य हो गया, महासंधि विग्राहक हो गया, महादंड नायक हो गया। अब जो महादंड नायक हो गया ना, देखिए कई पोस्ट पर था, जैसे कि कुमारामात्य। अब सबका मतलब भी देखेंगे, अलग अलग पोस्ट है, इनको एक पोस्ट में समझ लेना। महादंड नायक और एक है महासंधि विग्राहक। अब देखिए तीनों का मतलब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कुमारामात्य। कुमारामात्य मतलब कुमार प्लस आमात्य। अब देखिए ये जो पोस्ट होती थी ना, ये पोस्ट किसकी होती थी? स्पेशली देखा जाए तो राजकुमारों की होती थी या फिर जो भी राजा के बहुत करीबी होते थे। क्या होता था, इनके जो भी जिले वगैरह होते थे ना, इनके जो प्रांत होते थे उन प्रांतों में ये गवर्नर बनाकर भेजा करते थे। और गवर्नर किसको भेजेंगे? या तो ये अपने युवराज को, अपने राजकुमारों को भेजते थे या फिर इनके जो बहुत करीब होते थे उनको भेजते थे और उनको क्या कहा जाता था? कुमारामात्य। नेक्स्ट क्या है? महादंड नायक। अब देखिए दंड आया है, दंड नायक मतलब दंड देने वाला, और दंड कौन देगा? जो जज होगा, जो न्यायाधीश होगा वही दंड देगा। ठीक है, तो ये कौन हो गया? ये महादंड नायक मतलब ये हो गया अपना जज। ठीक, नेक्स्ट ये कौन है? महासंधि विग्राहक। अब देखिए संधि आया है ना, संधि मतलब क्या करता था, ये पोस्ट का मतलब क्या हो गया? जहां कहीं भी दो राज्यों के बीच में संधि होने की बात हो रही है और वहां पर अगर राजा उपस्थित नहीं है तो वहां पर ये काम कौन कर सकता है? हरिशेन कर सकता है, क्योंकि इस पोस्ट का मतलब ये है संधि विग्राहक मतलब दो राज्यों के बीच में संधि करवाने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये कई सारे पोस्ट पर था। अब देखिए इतने सारे पोस्ट पर था तो ये खुद तो लिखेगा नहीं प्रयाग प्रशस्ति, नहीं लिखेगा ना, ऑब्वियसली बात है भाई, इतने सारे पोस्ट पर है तो ये खुद तो लिखेगा नहीं, लिखवाएगा। किससे लिखवाई थी? तो इसने लिखवाई थी तिलाभट्ट से। देखिए लिखवाया किसने है? हरिशेन ने लिखवाया है, लेकिन लिखने का काम या फिर हम इसको लिखने का काम या हम बोल सकते हैं उत्कीर्णकर्ता। ठीक है, उत्कीर्णकर्ता कौन है? तिलाभट्ट है। अब देखिए है कहां पर, आपको याद है अशोक का अभिलेख मैंने पढ़ाए थे और अशोक के अभिलेख में मैंने अशोक का कौशाम्बी अभिलेख पढ़ाया था ना, जो कहां पर है? जिसको अकबर उठाकर लेकर आया था और प्रयाग में, इलाहाबाद में उसको स्थापित करवाया था, बताया था ना। तो ये जो अशोक का कौशाम्बी अभिलेख है ना, उसी पर ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है और इसमें ही हरिशेन ने समुद्रगुप्त के बारे में अच्छी अच्छी बातों का वर्णन किया है। अच्छी अच्छी बातें ये वही पॉजिटिव, सारी की सारी पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव चीज एक भी नहीं है, क्योंकि प्रशस्ति का मतलब ही क्या होता है? प्रशंसा करना, तो प्रशंसा ही तो करेंगे। अब देखिए और देखो प्रशस्ति के बारे में, क्योंकि कोई सा भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए एग्जाम के लिए। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में और क्या देखना है? देखिए इसकी अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इसकी लैंग्वेज तो गाइस संस्कृत है, और अगर हम इसकी स्क्रिप्ट की बात करें तो इसकी स्क्रिप्ट है गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि। ठीक है, लिपि की अगर हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि है और भाषा की अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा है, और शैली की अगर हम बात करें तो ये है चंपू शैली। अब ये चंपू शैली क्या होता है? चंपू शैली मतलब गद्य में भी लिखी है
तो पद्य में भी लिखी है, पैराग्राफ के रूप में भी है और पोम के रूप में भी है। ठीक है, दोनों तरीके से लिखी गई है, पैराग्राफ के रूप में भी मिलेगी और पोम के रूप में भी मिलेगी। तो गद्य शैली, गद्य और पद्य दोनों में लिखी है, तो क्या हो गया, चंपू शैली में है। ठीक है, चलिए और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए इस प्रयाग प्रशस्ति में ही ये उल्लेख है, ये जो चंद्रगुप्त है अपने पुत्र समुद्रगुप्त को राजा बना करके यहाँ से इसने संन्यास ग्रहण कर लिया था। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्या उल्लेख मिलता है। देखिए हमें समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं, जिस सिक्कों से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। देखिए इस अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख इस प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ सिक्के से पता चलता है। अब आप आइडिया लगाओ सिक्के से कैसे पता चलेगा। एक सिक्का है गाइस और उस सिक्के पर क्या है, एक यज्ञ वेदी बनी हुई है। ठीक है, एक यज्ञ वेदी बनी हुई है, एक हवन कुंड बना हुआ है और हवन कुंड के पास में यहाँ पर ये एक घोड़ा बंधा हुआ है। तो इस चीजें, इससे आइडिया लगाया है कि हवन कुंड है और हवन कुंड के पास में घोड़ा बना हुआ है, यहाँ पे राजा बैठा हुआ है, तो हो सकता है इसने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवाया हो, क्योंकि घोड़े का काम भाई अश्वमेध यज्ञ में ही होता है। तो इस तरीके से आइडिया लगाया है कि इसने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवाया होगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या है, सर्वाधिक विस्तार इसके समय में हुआ है गुप्त साम्राज्य का। क्यों, क्योंकि इसका लक्ष्य था धरणी बंध। अब ये धरणी बंध क्या होता है, धरणी बंध का मतलब है पूरी की पूरी पृथ्वी को एकता के सूत्र में बांधना। क्या होता है धरणी बंध का मतलब, पूरी की पूरी पृथ्वी को एकता के सूत्र में बांधना। और इसी के चलते इसने इतने सारे युद्ध लड़े, जो मैंने बताई थी ना 100 युद्धों का विजेता, उसी के चलते इसकी जो लक्ष्य है ना, ये इसका प्रधान लक्ष्य है भाई। इसने अपने लाइफ का लक्ष्य बना लिया था धरणी बंध का, और इस धरणी बंध के लिए ही इसने क्या करा, इतने सारे युद्ध लड़े थे। और देखो अलग अलग टाइप के राजाओं के साथ में ना अलग तरह की नीतियां इसने अपनाई थी। जैसे कि हम बात करें दक्षिण के राजाओं के साथ, दक्षिण देखिए उत्तर और दक्षिण, नीचे के राजाओं के साथ में उत्तर के दक्षिण जो आर्यवत राजा थे उनके साथ में इनकी नीतियां अलग थी, और नीचे के राजाओं के साथ, यहाँ तक कि आठवीं जाति के राजाओं के साथ में, जो सीमावर्ती राजा थे उनके साथ में, हर तरीके के राजाओं, जैसे हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में ग्रहण मोक्षानुग्रहण, मतलब आप आओ हमारा आधिपत्य स्वीकार करो और उसके बाद में आप वापस से अपने राज्य को संभालो, इस तरीके की नीति। अब जैसे उत्तर की बात करें तो उत्तर में इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले सिर्फ 4 राज्यों को पराजित किया था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होने, पराजित करने के बाद में ये क्या करता था कि ठीक है आप पराजित हो गए तो आप हमारे आधिपत्य में रहो और अपना राज्य खुद संभालो। भाई उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाता नहीं था, लेकिन वो राज्य जो उत्तर के आर्यवत के राज थे वो स्वतंत्र होना शुरू कर दिया। इसीलिए क्या करा, वहां आसपास के जितने भी और 5 राज्य थे ना, टोटल 9 राज्यों के साथ में इसने क्या करा, प्रस्तुधारण मतलब जड़ से उखाड़ने की नीति के अब आपको मेरे आधिपत्य में ही, अपने साम्राज्य में ही उन राज्यों को मिला लिया, और इस तरीके के यहाँ पर उन्होंने नीति अपनाई। अब जैसे उसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि आटविक जाति, अब ये आटविक जाति कौन सी होती है, आटविक मतलब जंगली जाति, तो जंगली जाति के साथ में भी इसने अपनी नीति अपनाई थी। तो इस तरीके के इसने काम किए और सभी के साथ में कुल प्रधान लक्ष्य को इसने अपना पूरा करने की कोशिश की। और देखिए कई प्रकार के इसने यहाँ पर सिक्के भी चलाए हैं, कई प्रकार के सिक्के चलाए हैं। अब देखिए समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का विवाह होता है दत्त देवी के साथ में। ठीक, समुद्रगुप्त का विवाह होता है दत्त देवी के साथ में और दत्त देवी के पुत्र उत्पन्न होता है ये है समुद्रगुप्त
और इनका विवाह होता है दत्त देवी के साथ में। अब देखिए इनके दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, यहां से इनके दो पुत्र हैं, एक का नाम है रामगुप्त और दूसरे का नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक, एक है रामगुप्त और दूसरा है चंद्रगुप्त सेकंड। अब देखिए इनका टाइम क्या था, मैंने बताया था 335 से लेकर के 375 तक, ठीक है। लेकिन ये जो चंद्रगुप्त का उल्लेख हमें मिलता है ये हमें 380 से मिलता है भाई। अब देखिए ये जो इनके पिताजी हैं, पापा जी तो 75 में ही सिलट गए, लेकिन ये 80 में आई है, तो 5 साल का गैप है, उसमें क्या हुआ। तो देखिए उसमें कई सारे ऐसे साक्ष्य हमें मिलते हैं जहां से हमें ये पता चलता है कि वो जो 5 साल है ना, उन 5 सालों में ये जो अंकल जी है, कौन से, रामगुप्त, इन अंकल जी ने यहाँ पे शासन किया था। अब देखिए क्या क्या उल्लेख मिलते हैं। तो देखिए मैंने कल वाली क्लास याद करो, कल वाली क्लास में मैंने आपको कौन सी बुक बताई थी, देवी चंद्रगुप्तम, याद आई, वो वाली बुक याद करो। कौन सी बुक है, देवी चंद्रगुप्तम। ये तो देवी चंद्रगुप्तम है, ये किसने लिखी है, विशाख दत्त ने। इस विशाख दत्त ने ये जो देवी चंद्रगुप्ता पुस्तक लिखी है, इसमें क्या बताया है कि हाँ भाई यहाँ पर रामगुप्त नाम का एक व्यक्ति हुआ था जिसने यहाँ पर कुछ समय के लिए शासन किया था। इसके अलावा और हम देखें तो हमें ये जो रामगुप्त अंकल जी है ना, इनके तांबे की मुद्रा प्राप्त होती है। कहां से, एरड़ और भिलसा से। कहां से प्राप्त होती है, एरड़ और भिलसा से हमें इनकी तांबे की मुद्रा प्राप्त होती हैं। अब देखिए इसके अलावा और भी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि आगे जिनके राइटर होंगे राजशेखर, और राजशेखर की जो पुस्तक है वो है काव्य मीमांसा, और एक है भोज, और भोज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। तो गाइस ये कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जहां से हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई रामगुप्त नाम का भी कोई व्यक्ति यहाँ पर राजा बना था। अच्छा ये जो तांबे की मुद्रा आप याद रखना, तांबे की मुद्रा गुप्त काल में सिर्फ और सिर्फ रामगुप्त की ही हमें प्राप्त होती है, और कोई भी तांबे की मुद्रा का हमें उल्लेख नहीं मिलता है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, अब ये राजा बना था तो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 5 साल के लिए ही राजा रहा, 5 साल के बाद में दूसरे अंकल जी आ जाते हैं। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये उल्लेख मिलता है कि इनके समय, किसके समय, रामगुप्त के समय होता है शकों का आक्रमण। क्या होता है, शकों का आक्रमण। शक एक विदेशी जाति है और इस विदेशी जाति का यहाँ पर आक्रमण होता है। अब ये अंकल जी क्या करते हैं, रामगुप्त जो है ना ये घबरा जाता है, ये इतना बहादुर राजा नहीं था, तो जैसे ही विदेशी जाति ने इस पर आक्रमण किया तो अंकल जी घबरा गए। अब घबरा गए और इनकी देखिए पत्नी का नाम है ध्रुव देवी। कौन है ये ध्रुव देवी, इनकी पत्नी है रामगुप्त की। अब ये घबरा जाते हैं, घबरा जाने के बाद में यहाँ इनके आगे सरेंडर कर देते हैं। भैया सरेंडर होने तक तो बात सही है, लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी पत्नी ध्रुव देवी को भी शकों को सौंपने की बात कर देते हैं। अब देखिए सरेंडर होने तक बात तो सही है, लेकिन जब अपने घर की इज्जत को जब दूसरे के देने को ये तैयार हो जाते हैं ना, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और इसीलिए अपने भाई को ये सिंहासन से हटाता है और खुद यहाँ पर सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। अपने भाई को सिंहासन से हटाकर खुद यहाँ सिंहासन पर विराजमान हो जाता है और ध्रुव देवी से ये यहाँ पर विवाह कर लेते हैं। आज की क्लास में गाइस हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। कल की जो अपनी क्लास होगी उसमें हम चंद्रगुप्त सेकंड की कहानी देखेंगे, किस तरीके से चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित किया और क्या उसके समय की कुछ इंपॉर्टेंट नीतियां हैं, क्या पॉलिसीज हैं और क्या उसके बाद में राजा हुए हैं और उन्होंने कौन कौन सी नीतियां अपनाई हैं।
कल की क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।